2 साल बाद पत्नी अपने मायके जा रही थी 10 दिन के लिए। तो पति बड़ा ही खुश था और उसके बाद पत्नी उसे समझाने लगती है। कहती है कि देखो अपना ध्यान रखना और किसी घर को गंदा मत करना, दोस्तों को बुलाकर पार्टी मत करना। लेकिन जो पति होता है वो कहता है अरे तुम चले जाओ, उससे पहले भी तो मैं ज़िंदगी जिया करता था, होती कौन हो तुम मुझे समझाने वाली। लेकिन पत्नी उसे समझाती हुई वहाँ से चली तो जाती है। बट उसके बाद ही जो पति बड़ा ही खुश था अपनी पत्नी के जाने से, वह 2 दिन के बाद ही अपनी पत्नी को फ़ोन करके रोते हुए कहने लगता है कि तुम आ जाओ, वरना मैं कुछ ही देर में शायद इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात को सुनते पत्नी हैरान होती है और उसके बाद जब घर पर आती है और पूरी बात उसके समझ में आती है तो यहाँ पर पत्नी रोते हुए अपने पति को गले लगाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी पत्नी के जाने पर बड़ा ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि पत्नी तो खामखा ही आफत होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता जनाब। पत्नियां इंसान की ज़िंदगी को यानी कि मर्द की ज़िंदगी को ऐसा अच्छा बना देने की कोशिश किया करती हैं जो अच्छी पत्नियां होती हैं। हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि पत्नियां किस किस प्रवृत्ति की हुआ करती हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी कि क्या हुआ था ऐसा 2 दिन बाद जो जाते वक्त तो वो ये कह देता है कि तुम बेशक 1 महीने बाद वापस आना, मैं जब भी आराम से घर के अंदर रहूंगा, घर को संभाल लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद ही वो रोते हुए ऐसे फ़ोन क्यों करता है? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है और दीपक जैसे ही शादी के योग होता है तो उसके बाद उसकी जो माँ होती है जो कि बूढ़ी है और बीमार भी है, वो उसके लिए एक लड़की ढूंढती है। क्योंकि दीपक अच्छी कंपनी में काम किया करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो अब उसकी शादी हो जाए तो इससे अच्छा क्या है, वो भी उसकी शादी को देख जाएगी। ऐसा सोचकर वह उसके लिए लड़की ढूंढती है। ढूंढने से पास ही के गाँव में एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है अनीता। अब अनीता देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, तो माँ जो होती है वो उसे पसंद कर लेती है और पसंद करने के बाद अपने बेटे की शादी उसी अनीता नाम की लड़की से करा देती है। शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो पत्नी है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है और घर को संभालने लगती है। वाकई में अनीता एक घर की लक्ष्मी जिसे कहा जाता है उस तरह की औरत थी। वह अच्छी तरह से घर को संभालती है और कोई भी कैसी भी परेशानी परिवार के अंदर नहीं आने देती। सास जो होती है अपनी बहू को पाकर बड़ा ही खुश होती है और कहती है बेटी मेरे बेटे का ख्याल रखना, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है, ना जाने किस दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। और अब तुम्हें ऐसा है अपने मायके वगैरह जाना हो, खूब जल्दी चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो मैं हूं। लेकिन जब मैं अगर इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं तो उसके बाद तुम मायके कम ही जाना। यहाँ पर जो बहू है वो कहती है अरे माँ जी आप ऐसी क्यों बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको तो हमारे बच्चों की भी शादी करनी है, इससे ही काम नहीं चलेगा। आपने अपने बेटे की शादी कर दी, आप ऐसी बातें मत कहो। हालांकि उसकी उम्र नहीं थी और इतना था कि भाई वो अगर ठीक ठाक रहे तो ऐसा कुछ ना होगा। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही जो माँ होती है वो बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही माँ इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो उसके बाद घर का सारा कार्यभार बहू के ऊपर आ जाता है और बहू को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। क्योंकि अब तक तो जो सास थी वो थोड़ा बहुत काम तो देख ही लिया करती थी, भले ही बीमार थी, लेकिन वो ऐसी महिला थी, बुजुर्ग महिला, कि उसकी बिना काम के बिल्कुल भी बचती नहीं थी। वह जाते वक्त भी यानी कि जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर गई थी उस दिन भी उसने घर के मंदिर को खुद ने अपने हाथों से साफ किया था। और उसके बाद जैसे बिस्तर में लेटती है तो उसके बाद वो उठ ही नहीं पाती है। यहाँ पर जो बहू होती है वह अपनी सास का इतनी बुरी तरह से विलाप करती है और सच्चे दिल से विलाप करती है, क्योंकि वो सास नहीं एक माँ का रूप थी। उसके बाद जब सास इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो धीरे धीरे परिवार दिनचर्या में ढलने लगता है और अब जो बहू है वो घर में माँ का रोल भी निभाया करती है और पत्नी का रोल भी निभाया करती है। अपने पति की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करती है और जरा भी वो ऐसी वैसी कुछ बात किया करता है तो उसे धमका कर भी समझा दिया करती है कि देखो ये ठीक नहीं है, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। पति इन बातों से काफी ज्यादा परेशान होता है और बार बार उससे कहा करता है कि तुम अपने मायके नहीं जा रही, माँ के सामने तो तुम कई बार चली जाती थी, क्योंकि मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। पत्नी जो होती है वो कहती है क्यों चली जाओ मायके, ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। इस घर में देखो मनमानी नहीं होगी, क्योंकि पति नॉनवेज खाया करता था और जो पत्नी थी शुद्ध शाकाहारी थी। तो वह साफ बोल देती है कि देखो घर के अंदर मांस मछली बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही अंडा वगैरह बनेगा। पति बार बार कहा करता था कि इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं है, अंडे तो मशीन से बनते हैं,
हैं, ऐसी कुछ बातें वो उससे कहा करता था। तो यहाँ पर जो पत्नी है बहुत ही प्यारा तर्क देती है, और ये उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं ना कि अंडे तो मशीन से बना करते हैं। तो अंडे मशीन से नहीं बना करते जनाब। अगर अंडे मशीन से बनते तो प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक होकर आते, ऐसा उस पत्नी ने अपने पति से कहा था। और इसके बाद जो पति है वो कहने लगता है कि हाँ हाँ रहने दो, अब तुम्हें तो कानून छाटनी है, कोई बात नहीं, कभी तो तुम जाओगे अपने गांव के लिए। इस बात को कहकर पति फिलहाल फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने वहां पर चला जाता ऑफिस पर। और जब पत्नी अपनी माँ से इस बात को करती है तो माँ भी उसे समझाती है, कहती है कि बेटी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएगा तुम्हारी बात को कि वे तुम उसके भले के लिए कहा करती हो। लेकिन पति को दिन पे दिन ये बातें ऐसे लगने लगती हैं कि मानो उसकी पत्नी उस पर हुक्म चला रही हो और वह किसी कैद में बैठा हुआ हो। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं, और 2 साल बाद जो पत्नी होती है उसके भाई को लड़का हुआ था, और उसके बाद उसे बुलाया जाता है अपनी भाभी की देखरेख करने के लिए। इस तरह से लड़कियों को बुलाया जाता है। तो उसके बाद वह एक शाम अपने पति से कहने लगती है कि क्या 10 दिन के लिए मैं अपने मायके जा सकती हूँ। तो पति एकदम से उछल पड़ता है, कहता है कि हाँ हाँ शौक से जाओ, मैं तो राह देख रहा था कि कब तुम अपने आप जाने के लिए कहो। इस बात को सुनकर जो पत्नी है वो उदास तो होती है, लेकिन फिर भी इस बात से खुश होती है कि ठीक है, उसके पति ने मायके जाने के लिए बोल दिया और अब वह अपने माता पिता के साथ अपनी भाभी की देखरेख कर सकती है। ऐसा सोचकर वह रात को तो सो जाती है, और सुबह सुबह अपने 2 बच्चों को लेकर, 2 बच्चे थे उसके पास, एक थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि बच्चे भी हो चुके थे अब तक, और एक थोड़ा सा छोटा था। तो उसके बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर जब दरवाजे पर खड़ी हुई थी और ऑटो वाला पति ने बुला लिया था, तो अपने पति को समझाने लगती है कि देखो ध्यान से रहना और बिल्कुल भी घर को गंदा मत करना, दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर पार्टी मत कर देना, और घर की साफ सफाई रखना, सिंक में बार बार पानी चलाते रहना वरना बदबू आने लगेगी, और वॉशरूम को अच्छी तरह से साफ रखना वरना फिर वो वह वॉशरूम जाने के लायक नहीं बचेगा। पति जब इन बातों को सुनता है तो उसका बैग उसके हाथ में थमाता है और कहता है कि हाँ हाँ चली जाओ, तुमसे पहले भी तो मैं अकेला रहा करता था। 10 साल हुए, 3 साल हुए हैं हमारी शादी को, तो 3 साल में तुम मुझे इतना मत सिखाओ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी है वो कहने लगती कि हाँ हाँ वो बात तो ठीक है, अकेले तो तुम रहा करते थे, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है और मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसके बाद जो पत्नी होती है वो कहने लगती है, इसके बाद जो पत्नी होती है वो कहने लगती है ठीक है तो मैं चलती हूँ, और ख्याल रखना किसी भी बात को भंग मत कर देना, रोज रोज ड्रिंक वगैरह मत करने लगना पार्टी वगैरह के चक्कर में, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो पति है वो कहता है कि चली जाओ, मैं अपने आप अपना ख्याल रख लूंगा, और तुम 10 दिन के लिए बोल रही हो, मैं तुम्हें 1 महीने की छूट दे रहा हूँ, खूब 1 महीने वहां पर रह कर आना, और मैं तुम्हारे बिना मर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को जाने के लिए कह देता है, लेकिन ये बात उसको चुभ जाती है और कहती है कि शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो, मैं जा रही हूं। हालांकि पत्नी का मन कर रहा था झगड़ा करने का, लेकिन उसकी मां ने कहा था कि बेटी जब एक दूसरे से अलग हुआ करते हैं ना तो झगड़ा नहीं किया करते। इसी वजह से पत्नी चुपचाप अपने बच्चों को लेकर उस ऑटो में बैठ जाती है और वहां से सीधा अपने मायके चली जाती है। पत्नी तो मायके चली गई थी, लेकिन मायके जाते जैसी पत्नी का ऑटो घर से बाहर निकलता है तो एकदम से जो पति है वो उछल पड़ता है कि मानो उसे आज आज़ादी मिल गई हो, और ये आज़ादी वो महसूस भी कर रहा था। धीरे धीरे यहाँ पर अब तक शाम हो जाती है, और जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय वह अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है कि यार पार्टी करने का मन कर रहा है। तो उसके बाद दोस्त भी बुला लेते हैं, और यहाँ पर जो दीपक होता है वह अब पार्टी करने के लिए चला जाता है क्योंकि अनीता तो घर पर है ही नहीं, और पार्टी करने लगता अपने दोस्तों के साथ काफ़ी देर रात तक पार्टी करता, खूब सारी शराब पीता है क्योंकि शराब वगैरह वो पी लिया करता था। बाहर से ही खाना खाकर आया था क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था कि घर को गंदा मत करना, और इसीलिए वो घर आकर अब आराम करने लगता है क्योंकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, तो जाकर बिस्तर में लेट जाता है। धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन की सुबह जैसी होती है तो यहाँ पर दीपक के सर में बहुत जोर से दर्द था क्योंकि उसने रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अब उसके बाद वह थोड़ी देर तो पानी वगैरह पीता, लेकिन वो सर दर्द जाता नहीं है, तो इसी वजह से वो सोचता है कि क्यों ना इस हैंगओवर को उसी तरह से उतारूं जिस तरह से चढ़ा था, और ठेके पर जाकर एक हाफ ले आता है। हाफ लाकर उसमें से पीने लगता है और 2-4 बार में उस हाफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और फिर से जब थोड़ा सा नशा होता है तो फिर से लेट जाता है।
लेटने के बाद धीरे धीरे अब तक शाम हो गई थी और शाम के समय जैसे वो उठता है तो उठने के बाद देखता है कि भाई फिलहाल तो शाम हो गई है। और वह जैसे ही खड़ा होता है तो उसी समय उसके दोस्त दरवाज़ा खटखटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों को कल वो बता कर आया था कि भाई मेरी पत्नी नहीं है, तो दोस्त यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। 3-4 दोस्त थे, वो सभी आ जाते और आने के बाद वो अपने साथ फुल बैकअप लेकर आए थे पार्टी करने के लिए। वो चिकन वगैरह बनाते हैं, अंडा वगैरह बनाते हैं और वहीं पर पार्टी करते हैं अच्छी बुरी तरह से। इधर उधर सामान को फैलाना, नशे में धुत हो गए थे, शराब भी लेकर आए थे और पूरी तरह से नशे में धुत होने के बाद सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। सब लोग सो गए थे, लेकिन जो दोस्त थे वो तो रात में उठकर जल्दी चले गए थे, यानी सुबह सुबह जल्दी उठकर चले गए थे। लेकिन जो विपिन होता है, जो दीपक होता है, उसकी आंख काफ़ी लेट खुलती है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वह जगकर देखता है अपने आसपास, तो वहां पर घर का बहुत बुरा हाल पड़ा हुआ था और तहस नहस हो रखा था घर। इधर जो दीपक होता है उसके पेट में भी दर्द था, सिर में भी दर्द था और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान सा था। चक्कर भी आ रहे थे साथ में, क्योंकि रात को उसने पार्टी तो की थी लेकिन 2 दिन से लगातार वो शराब भी पी रहा है और शाम को उसने थोड़ा बहुत चिकन वगैरह खाया था, अंडा वगैरह खाया था। उसके बाद वह निकलने के बाद जैसे ही वॉशरूम जाता है कि भाई वॉशरूम कर लेता और उसके बाद देखता हूँ जो होता है तो वॉशरूम में भी बहुत बुरी बदबू आ रही थी, क्योंकि उसके दोस्तों ने रात को उल्टी वगैरह भी की थी, फ्रेश वगैरह हुए थे लेकिन पानी नहीं चलाया था। वह फ्लैश दबाता है, ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉशरूम में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी और इसके बाद वो जैसे तैसे अपनी नित्य क्रिया निपटा कर वहां से वापस लौटता है कमरे की तरफ। तो कमरे और किचन का हाल देखता है तो उसे देखकर भी उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह सोचता है कि इसे साफ कर लेता हूं, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता है और उसके बाद वह सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करता हूं और उसके बाद देखता हूं। ऐसा सोचकर वो जैसे तैसे बिस्तर तक पहुंचता है और वहां पर जाकर लेट जाता है। जैसे लेटता है तो धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जब उसकी दोबारा से आंख खुलती है तो इस बार उसके शरीर में पूरी तरह से बुखार चढ़ा हुआ था और वह एकदम से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका था। उसके बाद वह सोचता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अनीता अगर आ गई एक शख्स से तो उसके बाद घर को देखकर एकदम से गर्म हो जाएगी और चिल्लाएगी भी। यह सोचकर वह खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन चक्कर की वजह से वह दोबारा से बिस्तर पर गिर जाता है और उसके बाद मन ही मन सोचता है कि यार जिस पत्नी को मैं ये समझा करता हूं कि ये मुझे कैद में रखा करती है, उसकी वजह से मेरी जो जिंदगी थी वो अच्छी तरह से चल रही थी। देखो वो 2 दिन के लिए गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या से क्या हो गया। ऐसा सोचकर जो पति होता है वह अब मन ही मन सोचने लगता है कि क्या किया जाए, कैसे न कैसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। पत्नी को पता चल जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर वह उठने की कोशिश करता है और किचन वगैरह को साफ करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत तेज बुखार था, सिर दर्द भी था और शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, बार बार चक्कर आ रहे थे, तो वह नहीं कर पाता और फिर से आकर बिस्तर में लेट जाता है। लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बुखार बहुत तेज था और उसके बाद उसे अपनी पत्नी की याद आती है। सोचता है कि जिस पत्नी से मैं ऐसा ऐसा कहा करता था उसने तो मेरी जिंदगी को पटली पर ला रखा है और ये तो बहुत ही गलत है। ऐसा सोचकर जो पति होता है वह अब उससे नहीं रहा जाता, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वह अपनी पत्नी को फ़ोन कर देता है शाम के समय और कहता है कि अब तुम ना फौरन से आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। इस बात को सुनते पत्नी अनीता जो होती है वो कहने लगती है कि क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरी भाभी को बच्चा हुआ है और उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी तो 2 दिन हुए हैं और मैं अभी नहीं आने वाली। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दीपक होता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह रोते हुए कहने लगता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो यमराज आ रहा है थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए। इस बात को सुनते ही जो पत्नी है वह घबरा जाती है और कहने लगती है कि कहना क्या चाहते हो, आखिर बात क्या है। तो उसके बाद जो दीपक है वो कहता है कि मैंने ना तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ भी तुमने बताया था उन सभी बातों को उलट किया है, तुम्हारे घर को अपवित्र कर दिया है, क्योंकि जिस घर में तुम मांस मछली वगैरह बनाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दिया करती थी वहां पर हमने मांस पकाया और खाया, अंडे वगैरह भी उबाले थे। इससे घर की मर्यादा भंग हो गई और लगता है कि तुम जो कहा करती थी कि ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, ऊपर वाला बुरा मान गया है और मुझे बहुत जोर से बुखार है और मेरी तबीयत इतनी खराब है कि लगता है कि यमराज जी छुट्टी पर थे, इसी वजह से मुझे अभी लेने के लिए नहीं आए हैं, वरना काफ़ी देर के वो मुझे ले जाते। शायद हो सकता है थोड़ी देर में आकर मुझे ले जाएंगे, अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं। इस बात को सुनते ही पत्नी जो थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ और तुम चिंता मत करो, ऐसा करो तब तक बेड के सिराने में, बिस्तर के सिराने में एक गोली रखी होगी पेन किलर की, उसे ले लो और उसे लेकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचती हूँ। ऐसा कहकर पत्नी फ़ोन काटती है और इधर जो विपिन होता है वो जैसे तैसे करके उस गोली को ले लेता है, क्योंकि पानी साइड में रखा हुआ था
था, रात जो शराब पी थी उसकी एक बोतल पानी की यहीं पर रखी हुई थी। उसे गोली को लेने के बाद वह जैसे लेटता है तो थोड़ी देर में उसके शरीर की थकावट दूर होती है और दूर होने के बाद जो दीपक होता है वह सो जाता है। जैसे वो सोता है तो सोने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है और तब जब वह जगकर देखता है तो घर के अंदर जो कि दीवारों पर सब्जी के दाग लगे हुए थे, हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई थी चिकन वगैरह की, तो उन्हें देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि घर के अंदर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो दीपक होता है वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद बाथरूम में जाता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और वहां पर भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी, वो पूरी तरह से साफ था। उसके बाद जो दीपक होता है वह जब किचन में जाता है तो उसकी पत्नी पसीने से लथपथ उस किचन को साफ कर रही थी और जैसे वो अपनी पत्नी को देखता है तो एकदम से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैंने ये सोचा कि पत्नी की वजह से हम लोग कैद में रहा करते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे बिना मेरा घर सूना है और जब तुम इस घर में सुबह सुबह तुम्हारी पायल की छन छन छनकती है तो उस समय घर के देव जग जाते हैं और वो घर की रक्षा किया करते हैं। वो सब कुछ नहीं हुआ तो इसी वजह से देखो देव रुष्ट हो गए और मैं इतना बीमार हो गया। पत्नी जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई बात नहीं, मुझे गम नहीं है इस बात का कि तुमने घर इतना गंदा कर रखा था और ना ही मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँ। मुझे तो बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरे जो पति हैं उन्हें अकल आ चुकी है और उन्हें मेरी अहमियत पता चल गई है। ऐसा कहते हुए पत्नी आंखों में आंसू लेकर अपने पति को गले से लगा लेती है क्योंकि पति की भी आंखों में आंसू थे और उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर कुछ देर तक तो फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन उसके बाद जो पति है उससे पत्नी पूछती है कि ये बताओ अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो कहता है कि हाँ तबीयत तो ठीक है, लगता है तुम्हारे आने से ही ठीक हो गई है। देखो डॉक्टर साहब के पास भी जाने का नहीं बना क्योंकि उस टाइम पर जब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो वह हॉस्पिटल जाने के बारे में भी सोचता है, लेकिन इतनी हिम्मत उसकी नहीं हो पाती है, शरीर पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो उसके बाद जो पत्नी है वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना लगा देती हूँ। पति को भूख लगी थी, उसके बाद पत्नी खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपने पति को ले जाकर उस खाने को खाने के लिए देने लगती है। पति जो होता है वो खाने को खाकर लुत्फ उठाता और कहता है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। पत्नी जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मस्का मत लगाओ, खाना खा लो, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब कुछ किया है, कम से कम थोड़ी बहुत मेरी अहमियत तो तुम्हें पता ही चल गई होगी। उसके बाद जो पत्नी है वो फिर से नियम बताकर अपनी भाभी के वहां पर चली जाती है क्योंकि उसकी डिलीवरी हुई थी। और जो पति होता है अब वह पत्नी की बातों को बिल्कुल सीरियस लेता है और घर में कोई पार्टी वगैरह नहीं करता है। यहाँ तक कि जब भी उसकी छुट्टी हुआ करती तो कई दिन तो वह सीधा वहां से वहीं पर चला जाया करता जहां पर उसकी पत्नी थी और उसके साथ ही रहा करता है। जिस पत्नी को अब तक वह बाउंडेशन समझ रहा था वो पत्नी ने उसके लिए जो किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये कहानी हमें दीपक ने ही भेजी है, भले उन्होंने जगह के नाम और अपने नाम बदल दिए हैं ताकि उन लोगों की प्राइवेसी में कोई दखल ना आ सके, लेकिन कहानी बिल्कुल उनकी जवानी है, जैसा उन्होंने सुनाया था वैसा ही मैंने आपको सुनाया है। बशर्ते थोड़ी सी भावनाओं की कमी रह गई क्योंकि जब कोई अपनी कहानी को सुनाता है तो पूरी भावनाओं को एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन जब उनकी सुनी सुनाई कहानी को मैंने आपको सुनाया है तो थोड़ी सी भावनाएं इधर उधर हो गई हैं, तो उनको आप मैनेज कर लेना। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।